यदि आज डर गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे। यदि आज डट गए तो इतिहास बनाओगे। हिंदी का पेपर है, कोई जंग नहीं, तुम शब्दों से ही अपना जीत लिख कर आओगे। तो मैं हूं प्रमोद पाल और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा समान हिंदी का पेपर लेकर आया हूं जो आप सभी को प्यारे बच्चों 18 फरवरी को सेम यही पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सलूशन अब इस वीडियो में करवाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी करता हूं कि सेम यही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। यदि प्यारे बच्चों ये पेपर आप सभी को 18 फरवरी को नहीं देखने को मिला तो प्यारे बच्चों कमेंट खुला है, जा करवाएं, आप सभी को जितना गाली देना हो दे दीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार हम पे विश्वास करके आप इस पेपर को पूरा हल कर लीजिए। मैं इस बात की गारंटी करता हूं प्यारे बच्चों कि सेम यही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 302 DH है। प्यारे बच्चों ये पेपर ऐसा एक पेपर है कि सेम यही पेपर कोड आप सभी को 18 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। प्यारे बच्चों आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिया गया है। कराए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आइए यहाँ पर हम सबसे पहले खंड क के क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर खंड क है और खंड क में सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए पहला है गोकुलनाथ, दूसरा है दामोदर दास शर्मा और तीसरा है नाभा दास और चौथा ऑप्शन यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल। प्यारे बच्चों उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है वो दामोदर दास शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अभी आप सब इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्यारे बच्चों इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए क्योंकि ये पेपर आप सभी को 18 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन करा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है कवि वचन सुधा, दूसरा है सरस्वती और तीसरा है प्यारे बच्चों मर्यादा, चौथा है हंस। मेरे प्यारे बच्चों जो भारतेंदु युग की पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। प्यारे बच्चों बात करें कवि वचन सुधा के लेखक कौन है तो प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिचंद जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिचंद जी हैं। यहाँ पर देखिए जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के जो लेखक है प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। मर्यादा पत्रिका के लेखक प्यारे बच्चों श्याम सुंदर दास जी है और हंस पत्रिका के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन करा है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय का उद्यान कब हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय उद्यान जो हुआ था हिंदी साहित्य का वो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। अगला यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। ऑप्शन पहला है प्यारे बच्चों जयेंद्र कुमार, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है हरिकृष्ण स्वाप्रेमी। तो मेरे प्यारे बच्चों सेवा सदन के जो रचनाकार हैं वो कौन है? प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद। प्यारे बच्चों बात करें सेवा सदन किस विधा की रचना है तो प्यारे बच्चों यह एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करा है कि पर्दा कहानी के लेखक है। प्यारे बच्चों पर्दा कहानी के जो लेखक है वो कौन है? यशपाल जी है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। अगला यहाँ पर छठवां वाला करा है कि आदि काल का ग्रंथ नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि कृति क्या है? यहाँ पर कीर्ति लता और दूसरा है विशल देवरासो और तीसरा है आलखंड और चौथा है पद्मावत। मेरे प्यारे बच्चों पूछा है कि आदि काल का ग्रंथ कौन नहीं है तो प्यारे बच्चों यहाँ जो पद्मावत है ये आदि काल का ग्रंथ नहीं है। बाकी यहाँ पर तीनों जो है प्यारे बच्चों ये क्या है? आदि काल का ग्रंथ है। अगला यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि अष्टसाध के कवियों का संबंध किस भक्ति काल से है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि अष्टसाध के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो सूरदास जी हैं, ठीक है। और सूरदास जी का संबंध किस भक्ति से है तो प्यारे बच्चों उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण जी के भक्ति का उपासना किया है। तो यहाँ पर किस भक्ति शाखा से है तो प्यारे बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टसाध के कवियों का संबंध है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है करा है कि श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है। मेरे प्यारे बच्चों जो सूरदास जी है उन्होंने अपने रचनाओं में वात्सल यानी बाल बचपन के प्रेम को और श्रृंगार रस का बहुत ही प्यारे बच्चों अपने रचनाओं में वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या है? सूरदास राइट आंसर है।
इसी प्रकार से यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो चांद का मुंह टेढ़ा है यह एक प्रकार का काव्य रचना है। बात करें प्यारे बच्चों यह किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध का यह क्या है, काव्य रचना है। अगला यहाँ पर 10वां क्वेश्चन करा है कि कबीर वारी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है। मेरे प्यारे बच्चों यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, उन्होंने कबीर दास जी को कहा है कि कबीर वारी के डिक्टेटर है। ये सारे एमसीक्यू मेरे प्यारे बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा। इस पेपर का पीडीएफ अभी मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ, बस आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए करा है तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को सबसे पहले आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि प्यारे बच्चों पढ़ने से ये पता चल जाता है कि ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। और जब पाठ का नाम पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए गद्यांश पढ़ते हैं, क्या कहा है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी के पास एक बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए गद्यांश में सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है ये देखिए यहाँ पर अशोक लिखा हुआ है, तो ये अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक के फूल के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो पाठ का नाम लिखेंगे अशोक का फूल और लेखक का नाम लिखेंगे यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा है प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे इसमें कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यहाँ उन्हीं बातों के याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ स्मृतियों से यह अपने को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कि यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वास्थ्य पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यह कोई वस्तु उच्छेपित हो जाती है। आगे लिखेंगे कि उसे भूल कर ये आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन करा है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार माना गया। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर इसका कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लिखेंगे कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सजता है, बाकी को फेंक कर यह आगे बढ़ जाता है। आगे यहाँ पर लिखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या करा है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो लिखेंगे कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है। इस प्रकार से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश का आंसर लिखना है। इस तरीके से लिखते हैं तो प्यारे बच्चों आपके पूरे 10 नंबर आप सभी को यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का चौथा क्वेश्चन करा है कि दिए गए पद्यांशों को पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि सुख का भोज यानी सुख भोज खोजते आते सब आए तुम करने सत की खोज, जग की मिट्टी पुतले जन तुम आत्मा मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर आगे है कि चेतना अहिंसा नम्र ओज, पश्चात का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी के पास एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद ये पता चल गया है प्यारे बच्चों कि जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो मैं प्यारे बच्चों जो पद्यांश है ये बापू के प्रति पाठ से लिया गया है और बापू के प्रति के पाठ के जो लेखक है प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है यहाँ पर कि उपरोक्त पद्यांश के पाठ और शीर्षक का यानी कवि का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर शीर्षक यानी पाठ का नाम लिखेंगे बापू के प्रति, ठीक है, और कवि का नाम लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत। इस तरीके से आप सभी को पद्यांश को हल करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और उसमें लिखेंगे कि वह पछता की कीचड़ से उत्पन्न जो कमलवत था, तुमने उसे मानवीयता रूपी निर्मल जल वाले सरोवर में उत्पन्न कमल बना दिया, ठीक है। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को अपने शब्दों में करना है, कोई चीज रटना नहीं है।
अगला यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अधिकांश मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं। अगला यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करा है कि गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखेंगे कि गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आत्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। इस तरीके से लिखने के बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है कि तुम आत्मा मन के मनोज में कौन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे रूपक अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस पद्यांश को आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए एक 8वां पद्यांश दिया गया है, इसी पद्यांश को सेम उसी तरह आप सभी को इसको भी हल करके अपने बोर्ड एग्जाम में आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सभी का 5वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा प्यारे बच्चों जो है 80 शब्द है। यहाँ पर 3 लेखक हैं प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ये तीनों लेखक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब प्यारे बच्चों इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप प्यारे बच्चों ये 2 आप सभी को अपने से तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए कहा लिखेंगे आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और उच्च अधिकार का स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनका प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। आगे लिखेंगे कि वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से और प्यारे बच्चों सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। आगे लिखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के पद पर कार्य करे और उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। इसके पश्चात हिंदी सम्मेलन के सभापति रहे। सन 1979 ईस्वी में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो परमात्मा में विलीन हो गए, अर्थात इनका 1979 ईस्वी में बच्चों इनका मृत्यु हो गया। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर जीवन परिचय इनका लिखना है। आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर प्यारे बच्चों अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि इसका पेपर कहाँ मिलेगा और आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, शंकर प्रसाद जी हैं और सच्चिदानंद हीरानंद सायन अज्ञे जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इन तीनों कवियों का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 3 कवि ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो आपको 2026 के हर एक पेपर सेट में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप तीनों कवियों के जीवन परिचय को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जिनका जयशंकर प्रसाद का अब जो परिचय मैं यहाँ पर लाया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ही मैं पेपर का PDF दे दूंगा, वहाँ से आप इसे नोट डाउन करके तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन है लाटे अथवा बहादुर कहानी की कथा लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। अथवा में कहा है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो प्यारे बच्चों मैंने एक वीडियो में लाठी बहादुर और पंचलाइट इन तीनों कहानियों को बताया है। यदि आप ये तीनों कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए मेरे अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, जाकर वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं इस वीडियो में आप सभी को पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु बताना और लिखने सिखाऊंगा। ठीक है, जहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग लेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश और उसमें लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो मुनरी काकी की बेटी यानी मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से यह शिकायत की थी कि वह उसके घर से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर
गुजरता है मुनरी की माँ नहीं गुजरता है, आगे लिखेंगे इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, ठीक है। जो पैसे बच जाते हैं उसे पूजा की सामग्री ले लेते हैं। सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए उत्सुक होते थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि आखिर पंचलाइट चलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, पर बच्चों को पंचलाइट चलाना नहीं जानते थे। इस तरीके से आप सभी को पंचलाइट कहानी का सारांश सिर्फ इतना ही लिख कर आना है। बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि 80 शब्दों में लिखना है। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसे एक बार तैयार कर लीजिए। आपको इतना ही पंचलाइट कहानी का सारांश याद करना है, बाकी जरूरत याद करने की नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि स्वोपदेश खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो खंडकाव्य है वो अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है, ठीक है। तो आप जिस जिले में हैं उसी जिले के अकॉर्डिंग अपना खंडकाव्य तैयार कर लीजिए। ये सब ऐसे टॉपिक है जो प्यारे बच्चों फिक्स टॉपिक है, ठीक है। ये सब 100% आएंगे, तो आप इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में यहाँ पर 8वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों, संस्कृत जो गद्यांश है पूरे 7 नंबर का आप सभी को मिलता है। यहाँ पर देखिए संस्कृत गद्यांश दिया गया है, तो इसका संदर्भ आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषाया मतों से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और लिखेंगे इसमें कि संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित और व्यवस्थित है। उसके गद्य और पद दोनों रचनाओं में ललित भाव को समझाने की अद्वितीय क्षमता तथा श्रवण माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जितनी उत्तम प्रेरणा संस्कृत स्वांग्यम देता है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती है। मूलभूत मानवीय गुण जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, सहित भाव, क्षमा आदि के अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं। इस तरीके से आप सभी को संदर्भ लिखना है और सेम इसी तरीकों से अपने शब्दों में कर बच्चों इस संस्कृत गद्यांश का आप सभी को क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। यदि आपको संस्कृत गद्यांश में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम, आप मुझे मेरे इसी चैनल में जाइए और वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया है संस्कृत गद्यांश करने की ट्रिक। आप उस वीडियो को देखिए और मैं 100% कहता हूँ कि आप संस्कृत गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करने सीख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 8वां का ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 आप सभी के पास श्लोक है, ठीक है। 2 श्लोक हैं और यहाँ पर करा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ अथवा में है। तो यहाँ पर है कि उदेत सविता ताम अस्ताम अस्में च संपत्ता च विवेचा च महताम एक रूपता। तो यहाँ पर इसका मतलब है, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 9वां वाला कहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर कि अंधे का लाठी होना, इसका मतलब है प्यारे बच्चों एकमात्र सहारा होना। क्या है? एकमात्र सहारा होना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एकमात्र सहारा होना कहा है, अर्थ लिखिए। और दूसरा बात इन्होंने कहा है कि वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसे वाक्य में प्रयोग करना है कि अंधे को लाठी को आप लोग एक ऐसा सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए कि जिसमें एक इसका प्रॉपर अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे लिखेंगे कि मेरे पिताजी का बहुत तबीयत खराब है, वो एक अंधे की लाठी है, मात्र एक सहारा है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों अपठित गद्यांश इसे मत हल कीजिए, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश आएगा। इसका मतलब ही होता है अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ। तो देखिए अपठित गद्यांश आएगा जो कि 5 नंबर का आएगा। और आप सब कीजिएगा कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम जो आता है बहुत सरल ही देता है, ठीक है। अब अपठित गद्यांश पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो देगा वही लिख कर चले जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन लिखिए। देखिए यहाँ पर है कि कपट और कपाट। तो कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है यहाँ पर कि जलज और जलद। तो जलज का मतलब होता है बच्चों कमल और जलद का मतलब होता है बादल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जैसे 4 शब्द दिए गए हैं, अनंत है, पतंग है, खग है और
दल है। तो देखिए अनंत का मतलब यहाँ पर दो अर्थ लिखेंगे। अनंत का मतलब लिखेंगे आकाश और गगन। अब सूर्य का दो अर्थ लिखेंगे सूर्य और रवि। जैसे यहाँ पर खग है, खग का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर पक्षी। खग का मतलब क्या होता है पक्षी, और खग का मतलब होता है तोता। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। इस प्रकार से आपसे कुछ का आंसर देना होगा। अगला है देखिए जल में आग लगने वाली को क्या कहते हैं, तो उसे पहले बच्चों बर्बाग्नि कहते हैं। जंगल में आग लगने वाली को दावाग्नि कहते हैं, और पेट में आग लगने वाली को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पर है कि केवल 200 रुपये मात्र की बात थी, लिखेंगे कि मात्र केवल 200 रुपये की बात थी। यहाँ पर है शुद्ध में कि हवा ठंडी बह रही है, तो आप शुद्ध करके लिखेंगे कि ठंडी हवा बह रही है। अगला यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है करा है कि रस धन अलंकार से है। तो प्यारे बच्चों रस धन अलंकार पर भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, जाइए वीडियो हमारे टेलीग्राम के वीडियो सेक्शन में आप जाइए, और वहाँ पर एक वीडियो है प्यारे बच्चों रस धन अलंकार। उस वीडियो में मैंने 10 मिनट की वीडियो में पूरे रस धन अलंकार को समाप्त किया है। तो जाइए आप वहाँ से रस धन अलंकार को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13वां जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों को करा है एक निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मैं यहाँ पर आप सभी को 4 निबंध दे रहा हूँ, और चारों निबंध को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये ऐसे निबंध हैं कि आप सभी को प्यारे बच्चों 18 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में यही निबंध देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 14 वाला क्वेश्चन करा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, या फिर अथवा में करा है कि बैंक प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों ये दोनों पत्र आप सभी को तैयार कर लेना है। बाकी मैं इस वीडियो में इस पहले वाले पत्र को बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रबंधक महोदय, आदर्श इंटर कॉलेज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। विषय आपका है बताएंगे कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। अब इसमें लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रकाशित विज्ञापन से मुझे यह ज्ञात हुआ कि विद्यालय में प्रवक्ता पद रिक्त है। मैं उक्त पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मैंने अपने विषय में स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा बीएड की उपाधि भी प्राप्त की है। मुझे अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है। विद्यार्थियों को सरल एवं रुचिकर ढंग से विषय समझाने को क्षमता है। आगे लिखेंगे यहाँ पर क्षमता है कि मैं विद्यालय के नियमों का पालन करते हुए एवं निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने का आश्वासन देता हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शिक्षा योग्यता अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की कृपा करें। इसी के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस तरीके से आप यहाँ नीचे लिखेंगे धन्यवाद, और भौजी में डालेंगे नाम, अपना पता और दिनांक। इस तरीके से आप सभी को इसका इस पूरे पेपर को हल करके जाना है। और मेरे प्यारे बच्चों इसका PDF मैं बता दूँ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जाइए वहां पर इस पेपर का PDF आज ही मैंने अपलोड किया है, और आज का तारीख है प्यारे बच्चों 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख दूसरा 10 फरवरी है आज। ठीक है, और जाइए प्यारे बच्चों आज ही के दिन मैंने वीडियो वहां पर एक पेपर अपलोड किया है, जाइए इस पेपर को डाउनलोड करके और हल कर लीजिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।